तो बच्चों नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट कि रेट कांस्टेंट के जो यूनिट्स होते हैं वो क्या है। हमने अभी देखा कि जो रेट है वो किसके इक्वल थी, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को समझने के लिए आपको यूनिट्स पता होने चाहिए। अगर मैं रेट की बात करूं तो वो रेट जो है वो क्या है आपके पास, मान लीजिए कि डी एक्सपोन क्या है, डी टी चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट किसके, टाइम के, किसके इक्वल था वो, के इंटू कंसंट्रेशन का पावर कितना था, एन। तो अगर मैं यहाँ से के का वैल्यू निकालूं तो वो कितना आएगा आपके पास, डी एक्स अपॉन क्या आएगा, डी टी, और अपॉन में क्या होगा, कंसंट्रेशन का पावर कितना, एन के इक्वल आएगा। आई होप ये क्लियर है बात। तो अगर हम इसके यूनिट्स देखें तो जो डी एक्स दैट मीन्स कि इसके यूनिट क्या है, कंसंट्रेशन, दैट क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम है ना ये। तो ये बचा आपके पास कंसंट्रेशन अपॉन में क्या, टाइम, इनटू में फिर क्या है आपके पास, कंसंट्रेशन का पावर कितना है, एन है। इसका पावर कितना है, 1 है। ये 1 और ये n अगर माइनस करें ऊपर ले जा करके तो ये क्या बचेगा आपके पास, कंसंट्रेशन का पावर, बेस सेम है, पावर माइनस होगी तो ये बचेगा 1 माइनस n अपॉन में क्या आएगा आपके पास, टाइम के इक्वल। तो किसके यूनिट आते हैं बच्चों, ये हमारे पास k के यूनिट, मतलब रेट कांस्टेंट के यूनिट है। अब इनको हम अलग से डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर हम कंसंट्रेशन की बात करें तो कंसंट्रेशन के यूनिट क्या होते हैं, मोल पर लीटर। कंसंट्रेशन के यूनिट क्या होते हैं आपके पास, मोल पर लीटर। तो अगर हम K के अंदर इन सब चीज़ों की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें तो आपको K क्या मिलेगा, वो मिलेगा मोल, आफ्टर दैट क्या होगा, पर लीटर। ये तो किसके यूनिट हैं, कंसंट्रेशन के। इसका पावर कितना, 1 माइनस एन अपॉन में टाइम, टाइम का क्या होता है आपके पास, सेकंड। तो इसका मतलब मोल पर लीटर का पावर तो क्या होगा, 1 माइनस एन, और अपॉन में कितना आएगा आपके पास, सेकंड आएगा। तो अब देखिए n के हिसाब से कि n क्या है हमारे पास, n होता था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। n क्या होता है बच्चों, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मैंने बताया था n ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो अगर हम यूनिट्स निकालें किसके लिए, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फॉर किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, दैट मीन्स कि n का वैल्यू कितना पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। अगर हम यहाँ 1 पुट करते हैं तो ये क्या बचेगा आपके पास, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0। मतलब पूरी टर्म का पावर कितना, 0। तो 0 क्या होता है, 1। किसी भी चीज़ का पावर 0 कितना होता है, 1। मतलब ये तो 1 बचा, अपॉन में क्या है, सेकंड बचा। मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट के अगर मैं यूनिट्स की बात करूं तो वो क्या आते हैं आपके पास, पर सेकंड। क्या होते हैं, पर सेकंड। कि रेट कांस्टेंट के यूनिट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होते हैं, पर सेकंड होते हैं। तो आई होप ये क्लियर है। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के हिसाब से यूनिट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर के लिए n का वैल्यू कितना पुट करेंगे, 0। तो मतलब क्या होगा आपके पास, k, इसके यूनिट क्या आएंगे, मोल पर लीटर, इसका पावर 1 माइनस 0 अपॉन में क्या होंगे आपके पास, सेकंड होंगे। इसका मतलब यूनिट्स क्या बनेंगे, ये बनेगा मोल, आफ्टर दैट क्या होगा, पर लीटर पर सेकंड, मोल पर लीटर पर सेकंड, क्योंकि 1 माइनस 0 1, ये क्या बचेगा, मोल पर लीटर ही बच गया। आफ्टर दैट सेकंड का क्या आएगा, सेकंड आएगा। तो मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो यूनिट होते हैं वो क्या होते हैं, मोल पर लीटर पर सेकंड के इक्वल होते हैं। आफ्टर दैट अगर हम ये वैसे यूनिट से ही पता चल रहा होगा आपको कि मोल पर लीटर तो कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम क्या होता है, रेट होता है। मतलब इसमें रिएक्टेंट पर डिपेंड ही नहीं किया, सिर्फ क्या करता है, मोल पर लीटर पर सेकंड। तो क्या सिंपल यूनिट है ना, के यूनिट की बात कर लो, कुछ चेंज ही नहीं आएगा। इसका मतलब ये क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अगर यहीं पर हम मान लो कि फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की बात करें, हालांकि हमारी बुक के अंदर इसके बारे में ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको, तो के कितना आएगा, मोल, फिर क्या होगा, पर लीटर, इसका पावर कितना होगा, 1 माइनस 2 अपॉन में कितना आएगा आपके पास, सेकेंड। अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो क्या होंगे, ये बचेगा 1 माइनस 2 इज माइनस 1। तो जो मोल पर लीटर है, मोल अपॉन में जो लीटर था, इसकी पावर तो कितनी, -1, अपॉन में क्या है, सेकंड दे रखा था। समझ में आई बात है, -1 तो ये तो इनवर्स, मतलब ये तो बन गया पर मोल। आफ्टर जो पर सेकंड था, मतलब -1 पहले से ही था, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, पर मोल क्या बन गया, लीटर।
जो सेकंड है वो तो पढ़ा ही था, मतलब पर मोल लीटर पर सेकंड, पर मोल लीटर पर सेकंड जो है वो क्या होते हैं आपके पास, सेकंड के यूनिट होते हैं। अगर आपको ये तीनों यूनिट अलग से याद रहते हैं तो सबसे बढ़िया बात है, अनटिल हम क्या कर सकते हैं, हम यूनिट्स यूज कर सकते हैं किसके, मतलब इस फॉर्मूले का यूज कर लें जो ये रहा, कंसंट्रेशन का पावर क्या होता है 1 माइनस एन अपॉन में क्या होता है टाइम के इक्वल, जो यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट आपको कैलकुलेट कर देंगे अकॉर्डिंग टू किसके, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के हिसाब से। लेकिन ये तब है जब रिएक्टेंट हमारे पास लिक्विड फॉर्म में होता है। अगर रिएक्टेंट हमारे पास गैसियस फॉर्म में हो तो हम कंसंट्रेशन की जगह किसका यूज करेंगे, प्रेशर का। तो आइए हम उसके बारे में देखते हैं। तो है हमारे पास अगला बच्चों की 4 रिएक्शंस ऑफ गैसेस, कि गैसेस की जब रिएक्शन होती है तो क्या होता है। तो हम क्या करेंगे कि प्रेशर इज यूज्ड, प्रेशर इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ कंसंट्रेशन, कि कंसंट्रेशन की जगह हम क्या करेंगे, प्रेशर का यूज करेंगे। दैट मीन्स कि अगर मैं रेट वाला एक्सप्रेशन लिखना चाहूं फॉर गैसियस फॉर्म्स के लिए तो क्या आएगा, K इंटू में प्रेशर P, या फिर हम कंसंट्रेशन लिखते हैं ना, उस A का पावर हम अल्फा लिखते थे और B का पावर हम क्या लिखते थे, बीटा लिखते थे। लेकिन यहाँ क्या आएगा, ATM ऑफ A, मतलब प्रेशर किसका, A का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसका, B का, और इनका पावर क्या आएगा, अल्फा और बीटा आएगा। दैट मीन्स कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या रेट इज इक्वल्स टू K इंटू प्रेशर का पावर क्या आएगा आपके पास, N आएगा, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रेट वाला एक्सप्रेशन जो है वो किन के लिए, गैसियस रिएक्शन के लिए। हम वहां पर क्या करते हैं, उनका पार्शियल प्रेशर यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ किन के, कंसंट्रेशन के। तो अगर हम यूनिट्स की बात करें, मान लीजिए हमारे पास रिएक्शन कौन सा है, पहले जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, मोल पर लीटर क्या थे आपके पास, पर सेकंड थे। लेकिन हमें क्या यूज करने हैं उनकी जगह, हमें जीरो ऑर्डर, सॉरी कौन सा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कर रहे हैं ना, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के आपके पास यूनिट क्या थे, मोल पर लीटर, और किसके इक्वल थे, पर सेकंड के। लेकिन मुझे तो कंसंट्रेशन तो यूज करना ही नहीं, वहां पे क्या प्रेशर यूज करना है। मतलब प्रेशर के जो यूनिट होते हैं वो क्या होते हैं आपके पास, एटमॉस्फेयर। तो ये क्या आएगा, ATM, और आफ्टर दैट क्या आएगा, पर सेकंड। फॉर किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या आएगा, पर सेकंड। किसके लिए, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या बनेगा आपके पास, पर 8, ये था ना मोल पर लीटर का माइनस, टोटल क्या था, कंसंट्रेशन का पावर कितना बचेगा, -1, मतलब यहाँ पर ATM का पावर कितना बचेगा आपके पास, -1, मतलब पर ATM पर सेकंड क्या हैं, यूनिट्स आएंगे किसके, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के। तो आई होप ये क्लियर होगा कि अगर आपको रेट का वैल्यू निकालना है तो क्या बनेंगे वो आपके पास, ATM का पावर 1 माइनस n अपॉन में क्या आएगा, पर सेकंड। ये किन के लिए यूज किया गया है, फॉर दी गैसियस रिएक्शन के लिए, कि जिन रिएक्शन में गैस होता है उनके लिए हम कंसंट्रेशन की जगह किसको यूज करते हैं, प्रेशर को यूज करते हैं। तो बच्चों ये बातें सब क्लियर है। तो अब है हमारे पास किन के बारे में सीखा हमने, रेट ला एक्सप्रेशन के बारे में, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स की थी हमने रेट कांस्टेंट की। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 टाइप का है, हमने उसके यूनिट्स भी पढ़े हैं, एग्जांपल आप कर भी सकते हो। इजी सी बातें हैं कि रिएक्शन 3 टाइप की है, वो जो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती वो जीरो ऑर्डर है, जो 1 पावर पे, 1 का मतलब क्या है ये भी देख लो आप थोड़ा सा, कि अगर मैं ये बोलता हूं कि 2 टाइम्स ऑफ आपको A जो है, अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो मतलब ये डिपेंड करेगा A की कंसंट्रेशन की पावर 1 पे। मान लो रिएक्टेंट आपके पास 3 टाइम्स ऑफ A है, लेकिन फिर भी अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो ये 100% डिपेंड करेगा किसके ऊपर, 1 पावर, A का पावर कितने पे, 1 पे। क्यों, क्योंकि ये रिएक्शन कौन सा है, फर्स्ट ऑर्डर है। कैसे पता चला, एक्सपेरिमेंटली पता चला। मतलब आप चाहे कितनी रिएक्शन पढ़ लो, कितनी रिएक्शन याद कर लो, आपको ये पता होना चाहिए, आपको मतलब ये कंफर्म होना चाहिए कि सर हम इनको कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, हम इनको पढ़ रहे हैं। क्यों, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल डाटा है। जितनी भी रिएक्शन आपकी बुक में दी गई हैं वो सारी एक्सपेरिमेंट करके पहले देखी गई कि वो फर्स्ट ऑर्डर है या जीरो ऑर्डर, उसके बाद इनको लिखा गया। तो आपको उनको समराइज ही करना पड़ेगा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कौन सा है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कौन सा है। हम इनके ऊपर इनका ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं, इनके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं, लेकिन किसी रिएक्शन का ऑर्डर हम डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ऑर्डर क्या होता है, पहले से ही कैलकुलेटेड होता है। किसी भी रिएक्शन का वो चेंज होता है टेम्परेचर के साथ में।
तो आई होप ये क्लियर होगी सब बातें। आप इसके बाद डिफरेंशिएट कर सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन में और रेट कांस्टेंट में। रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन में चेंज पर यूनिट टाइम था, रेट कांस्टेंट में कंसंट्रेशन के चेंज का कोई इफेक्ट नहीं होता। हम इनके यूनिट्स के बारे में बता सकते हैं कि उसके यूनिट क्या थे, मोल पर लीटर पर सेकंड थे, लेकिन जो रेट कांस्टेंट है इसके यूनिट्स डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, उनकी ऑर्डर के ऊपर। तो आई होप रेट कांस्टेंट के बारे में, रेट लॉ एक्सप्रेशन के बारे में, लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में और ऑर्डर जो है वो क्लियर है। तो इसके बाद चलते हैं हम हमारे अगले पॉइंट की तरफ जो है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के बारे में। हमने ना रेट के बारे में पढ़ा कि जो चेंज था, रेट था, वो क्या था, वो इक्वल था k इंटू ए का पावर अल्फा एंड b का पावर क्या था, बीटा के इक्वल था। वहीं पर अगर मैं रेट रिएक्टेंट के हिसाब से बात करूं तो वो क्या आएगा, माइनस का डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू किसके आएगा, k इंटू ए का पावर अल्फा और b का पावर क्या आएगा आपके पास, बीटा के इक्वल आएगा। ध्यान से देखो ये क्या है, d अपॉन डी टी, दैट मीन्स कि इट्स एन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है ना। मतलब अब तक हम जिस इक्वेशन का यूज कर रहे थे रेट के लिए वो क्या थी, एक डिफरेंशियल इक्वेशन थी। लेकिन बच्चों जब भी हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल पोर्शन के इक्वल वैल्यू निकालना चाहते हैं, इस इक्वेशन से आपको कुछ वेरिएशंस मिलते हैं। क्यों, क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशिएशन के बारे में आपने पिछली क्लास के अंदर मैथ में आपने पढ़ा होगा +1 के अंदर या +2 के अंदर कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या था। अब डिफरेंशिएशन आपको एक्यूरेट वैल्यू नहीं देता क्योंकि रेट ऑफ चेंज एक पोर्शन के अंदर दिखाता रहता है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि ऐसी इक्वेशन चाहिए जो आपको एक्यूरेट वैल्यू दे, एग्जैक्ट वैल्यू रेट कांस्टेंट की बना करके दे, या फिर रेट ऑफ रिएक्शन आपको एग्जैक्ट मिले। और उसके लिए हम यूज करते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का। क्यों, इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है, ऐड करना, पावर, हर एक चीज को, छोटे छोटे पॉइंट्स को क्या करना, ऐड करना। मतलब आप अगर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को यूज करते हो रेट या रेट कांस्टेंट के लिए, किसके बजाय, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन के बजाय, तो वो आपके लिए क्या है, बेहतर होगा। इसलिए बाद में रेट कौन सी, जो इस इक्वेशन का यूज है वो छोड़ दिया गया था, हम यूज करने लगे किसको, डिफरेंशियल को छोड़ के इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को। तो अब हमें जो पढ़ना है वो क्या है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के बारे में, और वो भी सबसे पहले किसके लिए है, फॉर जीरो ऑर्डर, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है बच्चों बातें। जीरो ऑर्डर का मतलब क्या होता है, विच, दैट मीन्स कि अगर मैं ये लिखता हूं कि ए है, जिससे आपके पास किसका फॉर्मेशन हो रहा है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर मैं इसके लिए रेट की बात करूं तो वो क्या आएगा, k इंटू ए का पावर n, और n का वैल्यू कितना है, 0 है। क्लियर है ना बात ये, कि ये क्या है आपके पास, रेट जो है वो k इंटू क्या होता है, कंसंट्रेशन का पावर n होता है, लेकिन ये रिएक्शन कौन सा है, जीरो ऑर्डर। तो जीरो ऑर्डर के लिए a का पावर कितना आएगा आपके पास, 0 आएगा। क्लियर है बच्चों बात ये क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रेट क्या होती है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो अगर रिएक्टेंट मुझे पता है तो हम क्या लिखेंगे इसको, माइनस का डी ए अपॉन में डी टी इक्वल किसके आएगा आपके पास, ये k इंटू ए का पावर कितना आएगा, 0। ये तो कितना होता है, 1 होता है। मतलब ये आ गया आपके पास माइनस का d इज इक्वल्स टू k अपॉन में क्या था आपके पास, dt था। मैं dt को मल्टीप्लाई में लेके गया तो ये क्या आएगा आपके पास, डी ए इज इक्वल्स टू k इंटू कितना आएगा, dt। क्लियर है बच्चों बात ये। अब ये ना हमारे पास अब तक डिफरेंशियल इक्वेशन है, किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। लेकिन हमें क्या चाहिए, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। पढ़ा है ना इंटीग्रेशन के बारे में, क्या था, ये है हमारे पास माइनस का डी ए इंटू में क्या आएगा, के इंटू डी टी था। हमने इस तरफ भी इंटीग्रेशन किया, इस तरफ भी इंटीग्रेशन किया, माइनस तो बाहर, डी ए। अब ये देखो dx का इंटीग्रेशन 1 था, dx के रिस्पेक्ट में 1 का क्या हुआ करता था, x था। मतलब dA का इंटीग्रेशन आपके पास क्या आएगा, a। dA का इंटीग्रेशन कितना होगा आपके पास, a होगा।
फिर k क्या है, कांस्टेंट है, मतलब कितना बचा 1, और 1 का क्या होगा t के रिस्पेक्ट में t, मतलब ये बन गया k इंटू टी, और साथ में क्या आएगा आपके पास i, और i क्या होता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। i को क्या कहा जाता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट के नाम से। दोबारा समझो, हमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालनी है, क्योंकि डिफरेंशियल हमें एक्यूरेट वैल्यू प्रोवाइड नहीं करवाती, इसलिए हमने लिखा कि वो पावर जीरो पे डिपेंड करता है, जीरो का मतलब 1 है, dt को उधर लेके गए, दोनों तरफ हमने क्या किया है, इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों तरफ हमने इंटीग्रेशन किया, तो हमें क्या मिला, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाने पर ये एक 1 का इंटीग्रेशन a के रिस्पेक्ट में क्या होगा, a, 1 का इंटीग्रेशन dt के रिस्पेक्ट में क्या होगा, t, के बाहर पड़ा था, प्लस में क्या आएगा आपके पास i, और i क्या होता है आपके पास, इंटीग्रेशन कांस्टेंट का वैल्यू। आई होप इतना क्लियर है ना। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर क्या आया, फर्स्ट आया। अब ध्यान देना, अगर मैं टाइम जीरो की बात करूं, 4t इज इक्वल्स टू कितना था, 0। जब आपके पास टाइम जीरो था, टोटल कंसंट्रेशन किसके इक्वल थी, इनिशियल, ये क्या है आपके पास, इनिशियल कंसंट्रेशन कि स्टार्टिंग में जो कंसंट्रेशन थी उसको हमने क्या लिखा है, ए नोट लिखा है। मतलब जब मैं टी को 0 पुट करूंगा, ए को कितना लिख सकते हैं, ए नोट लिख सकते हैं। तो देखो जरा, ये आएगा माइनस में, ए की जगह हमने क्या, ए नोट पुट किया, के इंटू कितना 0, प्लस में कितना आएगा आपके पास आई, मतलब माइनस ऑफ आई नोट किसके इक्वल आता है आपके पास, आई के। ये सेकेंड इक्वेशन, इस वैल्यू को हमने सब्सटीट्यूट कर दिया किसमें, फर्स्ट इक्वेशन में, क्या मिलेगा, माइनस का ए इज इक्वल्स टू के इंटू टी, माइनस में क्या मिलेगा आपको, ए नोट। क्लियर है बच्चों बात, माइनस का ए के टी, आई का वैल्यू कितना है, माइनस ए नोट, वो हमने इसमें रख दिया। अगर मैं आई ए को इधर लेके आऊंगा तो ये क्या आएगा, ए नोट माइनस का प्लस हो गया, माइनस में क्या पड़ा था, ए है, अपोन में क्या ले आए हम, टी को इक्वल किसके आएगा आपके पास, के। तो आई होप कि ये क्लियर है। ये क्या है, रेट कांस्टेंट को कैलकुलेट करने की इक्वेशन है, जिसमें आपको इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और अपोन में क्या होता है आपके पास, टाइम टी दिया होता है, ये टी टाइम की कंसंट्रेशन थी। क्लियर है बच्चों बात, ये हम क्या निकाल सकते हैं इससे, टी को कैलकुलेट कर, सॉरी के को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें किसी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट पता है तो हम उसका टाइम भी निकाल सकते हैं। कैसे, ए नोट माइनस में क्या होगा, ए अपोन में क्या होगा आपके पास, के इक्वल है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास टाइम और रेट कांस्टेंट को कैलकुलेट करने की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जो हैं वो बन चुकी हैं। तो आई होप ये क्लियर होगा कि हम किस प्रकार से क्या कर सकते हैं, रेट कांस्टेंट की वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों बात, किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सॉरी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है। इसके बाद अगर हम हाफ लाइफ कैलकुलेट करें, क्या निकालें, अगर हम इसका हाफ लाइफ, हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है, 1 लीटर रिएक्टेंट था, आधा लीटर कंज्यूम हो गया, मतलब अब इसने अपना टोटल जो है वो हाफ लाइफ क्या कर लिया, हाफ लाइफ पीरियड क्या कर लिया, कवर कर लिया। हाफ लाइफ कब होता है, जब उसका आधा रिएक्टेंट क्या हो जाए, कंज्यूम हो जाए, व्हेन हाफ ऑफ रिएक्टेंट इज कंज्यूम्ड, हाफ ऑफ रिएक्टेंट इज कंज्यूम्ड, कि आधा रिएक्टेंट जब कंज्यूम हो जाए तो क्या हम हाफ लाइफ कैलकुलेट करते हैं। अब ना क्वेश्चन आता है कई बार दिमाग में अपने आ जाता है कि हाफ लाइफ कैलकुलेट ही क्यों कर रहे हैं सर। ध्यान से सुनो, मैंने बोला कोई ऐसी रिएक्शन है जो टी टाइम में हो रही थी, फाइनाइट टाइम, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि कुछ रिएक्शन 2 मिनट 5 मिनट 15 मिनट में हो जाए, इनफाइनाइट टाइम भी ले सकती है। तो हम ना वेट थोड़ी करते रहेंगे उसके लिए कि ये रिएक्शन, मान लो आपको क्या कैलकुलेट करना है, कि रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना है, तो आपको अगर टी टाइम आप यूज करते हो तो आपको पूरा रिएक्शन ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि कब टोटल प्रोडक्ट बनेगा, टाइम लगेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक सॉल्यूशन ढूंढते हैं, और वो सॉल्यूशन क्या होता है, हाफ लाइफ पीरियड होता है। इससे हम अंदाजा लगाते हैं कि हाफ ऑफ रिएक्टेंट इतने टाइम में क्या हुआ था, डिसइंटीग्रेट हुआ या डिकम्पोज हुआ या कंज्यूम हुआ था। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसकी रेट कांस्टेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। मतलब हाफ लाइफ हमारे को थोड़ा सा इजीली पोर्शन क्या करता है, प्रोवाइड करवाता है। तो अगर मैं क्या करता हूँ, हाफ लाइफ की बात करता हूँ, तो क्या होता है कि जब आधा रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाता है, इसको किससे डिनोट किया जाता है, T 1/2 से। याद रखना ये T है, ये क्या है, 1/2 है, T हाफ इसको कहते हैं। तो T हाफ हमें कैलकुलेट करना है, किसके लिए, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, इसी के लिए चल रहा है ये।
तो अगर मैं वहाँ से टी हाफ निकालता हूँ, वो किसको, टी को, अगर मैं टी को टी हाफ बोलूँ तो जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, इनिशियल की कितनी हो जाएगी, हाफ। टी टाइम के बाद में जो कंसंट्रेशन होगी वो क्या होती है, ये थी। तो हाफ टाइम के बाद में जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, इनिशियल की क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। अगर मैं ये दोनों वैल्यू उसमें पुट करूं तो क्या मिलेगा आपको, टी की जगह तो क्या रखेंगे, टी हाफ, जो किसके इक्वल आएगा आपके पास, ए नोट माइनस में क्या आएगा, ए नोट अपॉन में कितना 2, और अपॉन में आपके पास क्या था, के दे रखा था। ये कितना बच गया बेटा, ए में से इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा आपके पास, ये ए नोट अपॉन में 2k, क्या बचेगा, ए नोट अपॉन में कितना बचेगा, 2k के इक्वल। मतलब हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन कितना होता है, ए नोट अपॉन में 2 इंटू में किसके, k के इक्वल होता है। क्लियर है, ये फॉर्मूले हमें यूज आएंगे, बहुत काम आएंगे, तीनों के तीनों। किसके लिए है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, किसके लिए कैलकुलेट की है हमने, जीरो ऑर्डर के लिए, कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन जब होता है तो हम उसका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कैसे क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब तक हमने इनका ना सिंपल पोर्शन पढ़ा है। मैं इन तीनों रिएक्शंस को और इनके ग्राफ्स को एक बार फिर से बता देता हूं, दोबारा देख लीजिएगा ध्यान से। तो चलिए एक बार, तो बच्चों हमने जीरो ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड इक्वेशन बनाई थी, जो क्या थी, वो थी हमारे पास ए नोट माइनस में क्या था, ए अपॉन में क्या था आपके पास, टी इक्वल किसके था, वो के इक्वल। हमने इसको फर्स्ट रिएक्शन बोला था। आफ्टर दैट हमने देखा कि ए नोट माइनस में अगर हम ए अपॉन में के को कैलकुलेट, टी को कैलकुलेट करते हैं तो भी हो सकता था, और अगर हम ए नोट अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ के की बात करें तो ये हमारे पास उस रिएक्शन का क्या था, हाफ लाइफ पीरियड था। क्लियर है। अब बात यह है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। इस रिएक्शन को देखिए आप दोबारा से, ए क्या है, क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन टी टाइम पे। तो मैंने इसको बनाया कुछ ऐसा कि ए नोट माइनस ए इज इक्वल्स टू के इंटू टी। मैं ए नोट जो है, यही है ना हमारे पास, ए नोट इज इक्वल्स टू समथिंग जो भी दे रखा था, हमने ए नोट को उधर ले गए, के टी को मैं इधर लेके आया, मतलब ए इज इक्वल्स टू, सॉरी ए को इधर लेके गए तो किसका, प्लस का, ये क्या पड़ा था आपके पास, ए नोट प्लस का के टी, इधर आके क्या होगा, माइनस का के इंटू में टी, और इसको मैंने लिख लिया ए इज इक्वल्स टू माइनस का के टी प्लस में कितना लिख लिया, ए नोट। अब बात ये है कि सर ऐसा क्यों लिख रहे हो, ध्यान से 10th क्लास 11th क्लास की एक इक्वेशन याद करो बेटा, y इज इक्वल्स टू क्या, mx प्लस क्या थी, c। y क्या था, जिसका ग्राफ प्लॉट करते थे, जिसके रिस्पेक्ट में करते थे, ये क्या था, कांस्टेंट हुआ करता था, ये क्या थी, उस इक्वेशन की स्लोप हुआ करती थी। याद है कुछ बातें, ये हमारे पास क्या थी, उसकी स्लोप। मतलब अगर मैं इस इक्वेशन को ऐसा लिख लूं तो मुझे क्या मिलेगा, इसका ग्राफ मिलेगा। अब यहाँ ये क्या है, y है, ये क्या है, उसकी स्लोप ऑफ इक्वेशन है, ये क्या है, स्लोप है, इसके रिस्पेक्ट में बनेगा, ये आपके पास कांस्टेंट का वैल्यू। तो अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें किसका, टाइम एंड कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में, किसके लिए बात चल रही है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, कैसा ग्राफ मिलेगा आपको, स्लोप माइनस है, मतलब कि डिक्रीजिंग स्लोप मिलेगी आपको, ये मिलेगा। ये आपके पास क्या है, इंटरसेप्ट है, और इंटरसेप्ट क्या होता है आपके पास, जो वैल्यू ये थी, मतलब ए नोट आपके पास क्या है, उसका इंटरसेप्ट है, माइनस का के क्या है, उस इक्वेशन की स्लोप होगी। वो इक्वेशन आपके पास क्या है, ए इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस में क्या होगा, ए नोट के इक्वल होगा। क्लियर है बच्चों बातें। डिक्रीजिंग क्या मिलेगा आपको, ग्राफ मिलेगा, स्लोप क्या होगा, माइनस का के, और ये आपको पूरा का पूरा सिस्टम मिलेगा, जिसमें हाफ लाइफ की अगर बात करें तो कितना मिलेगा आपको, ए नोट अपॉन में क्या होगा, 2 इंटू के, जो हाफ लाइफ पीरियड के क्या मिलेगा आपको, इक्वल मिलेगा। क्लियर है बच्चों बात। तो आई होप ये पहला जो है वो क्लियर होगा। ये ग्राफ है किसके बीच में, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में। लेकिन अगर यहीं पर हम कंसंट्रेशन और रेट की बात करें, मान लीजिए हमें एक ग्राफ ड्रॉ करना है, इंपॉर्टेंट है, पीछे आया भी था जेईई में एक बार ये क्वेश्चन। मान लीजिए यहाँ आपके पास क्या है, सिस्टम का कंसंट्रेशन है, और यहाँ आपको क्या दिया गया है, उसका रेट। रेट और कंसंट्रेशन के बीच में आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। एक बात बताइए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट होता है, क्या वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो इन रियल रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था, कंसंट्रेशन की पावर 0 पे।
क्योंकि ऑर्डर उसका क्या है, जीरो ऑर्डर है। दैट मीन्स रेट क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब इसका अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये मिलेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। क्यों? क्योंकि रेट इज कांस्टेंट। रेट क्या है, कांस्टेंट रहती है। किसके लिए? जीरो ऑर्डर के लिए चेंज नहीं करती। जीरो ऑर्डर रिएक्शन पर रेट चेंज नहीं करती क्योंकि कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। दैट्स वाई कि कंसंट्रेशन और रेट के बीच में जो ग्राफ है किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए, वो आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है। तो आई होप बच्चों ये क्लियर होगा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कैसे निकालें, हम कैसे क्या कर सकते हैं, इन दोनों को कैलकुलेट कर सकते हैं। आप एक ग्राफ और भी बना सकते हो अपने हाफ लाइफ के लिए और कंसंट्रेशन के लिए भी बना सकते हो। कैसा मिल सकता है आपको? हमें हाफ लाइफ और उसके लिए निकालना है ना। इधर मान लीजिए आपके पास हाफ लाइफ है, टाइम पीरियड दिया गया था, एंड आफ्टर दैट इधर हमने कंसंट्रेशन ले रखा है। अगर इन दोनों की बात करें तो ग्राफ देखिए किधर है, ये रहा टी हाफ इक्वेशन। क्या है, ए नोट अपॉन में 2 इंटू के इक्वल है। इसका मतलब ये 1/2 के मैंने अलग किया, ए नोट ये हमारे पास बचा। ये कंसंट्रेशन के साथ ग्राफ बनाना है टी हाफ का, मतलब फंक्शन तो ये है, वाई ये क्या है, एम ये क्या है, एक्स। इंटरसेप्ट क्या है, जीरो, मतलब ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से। जीरो इंटरसेप्ट है ना, मतलब इनिशियल पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होगा। आफ्टर दैट स्लोप कितना है, 1/2 के, और ग्राफ जो है वो कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आपको ऑलमोस्ट ऐसा ग्राफ मिल जाएगा जहाँ पर स्लोप किसके इक्वल आएगी, 1/2 के, इंटरसेप्ट जीरो है, टी हाफ और उसके बीच में ये ग्राफ है। तो आई होप तीनों ग्राफ जो हैं वो क्लियर होंगे। ग्राफ को देख करके कभी भी पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज फॉर द फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो आपको देख करके बताना होगा बस कि हाँ ये फर्स्ट ऑर्डर है या जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। कौन सा ग्राफ किसके बीच में है इसको भी ध्यान से समझ लेना। तो आई होप ये क्लियर होगा। तो चलिए बच्चों फर्स्ट ऑर्डर की तरफ। तो बच्चों नेक्स्ट है हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए क्या करनी है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बनानी है। तो आई होप आपको पता होगा कि इंटीग्रेटेड फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या होता है। चाहे रिएक्टेंट ए हो, चाहे 3 टाइम्स ऑफ ए हो, चाहे आपके पास क्या हो 2 टाइम्स ऑफ ए 3 टाइम्स ऑफ बी हो, अगर वो फर्स्ट ऑर्डर है मतलब वो सिर्फ और सिर्फ ए की पावर 1 ए की पावर 1 इनमें से या तो ए की पावर 1 या फिर किस पर बी की पावर 1 पर क्या करेगी, डिपेंड, क्योंकि रिएक्शन है ही फर्स्ट ऑर्डर। क्लियर है बात है। तो आइए हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का फॉर्मेशन करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। मान लीजिए आपके पास इनिशियल मोल्स एक्स है, इनिशियल मोल्स हैं वो ए है एट टी टाइम, एट टाइम कितने पे, टी पे, कि जब टाइम टी था उस समय आपके पास टाइम t इज इक्वल्स टू कितना है, 0 है, उस समय आपके पास इनिशियल मोल्स कितने हैं, a हैं। आफ्टर t टाइम लेट x मोल्स आर कंज्यूम्ड, x आर कंज्यूम्ड, कि मान लो कि x मोल्स क्या हो गए, कंज्यूम हो गए, वो किस में बदल गए, प्रोडक्ट में। समझ रहे हो। तो रिमेनिंग कितने हैं आपके पास, पीछे कितने बचे, रिमेनिंग मोल्स आपके पास बचे a माइनस कितने, x बचे। क्लियर है बात। अब देखना ध्यान से समझना, किसी भी रिएक्शन में क्या ऐसा होगा कि उसकी रेट इस बात पे डिपेंड करे, जब आपको सिर्फ रिएक्टेंट का जिक्र है वो क्या इस बात पे डिपेंड करेगी कि प्रोडक्ट कितने में बना, क्योंकि प्रोडक्ट का हमारे पास कंसंट्रेशन नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि किसी भी रिएक्शन की रेट इस बात पे डिपेंड करती है कि अब उसके पास कितने मोल्स या कितनी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की पड़ी है। मतलब रिमेनिंग कंसंट्रेशन से ही तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट, क्योंकि पहले जितना बनना था उतना बन गया। लेकिन अगर मैं अब लगा हूं उसकी रेट कैलकुलेट करने में, तो मुझे देखना पड़ेगा ना कि अब कितने मोल्स हैं, अब कितनी कंसंट्रेशन, उसके हिसाब से ही तो हम कैलकुलेट करेंगे। इसका मतलब रेट जो है वो अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, a माइनस में x के इक्वल होगी। रेट क्या होता है, वो था आपके पास dx पोन में क्या, dt, किसके इक्वल आएगा, k इंटू a माइनस एक्स के। अगर मैं क्या करूं, dx के अपोन में a माइनस एक्स लिखूं तो ये क्या आएगा आपके पास, k इंटू में dt। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बोथ साइड। अगर दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या मिलेगा बच्चों आपको, ये इसको समझा है ना आपने एक क्लास में कि dx का 1/x क्या होता है, नेचुरल लॉग ऑफ x।
1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, नेचुरल लोग किसका, एक्स का। जैसे 1 अपॉन 3x का क्या था, कितना, 1 अपॉन 3 को बाहर, 1 अपॉन एक्स का क्या लिखेंगे, लोग एक्स लिखेंगे, मतलब 1 अपॉन a माइनस एक्स का कितना आएगा, ये आएगा आपके पास नेचुरल लोग ऑफ a माइनस एक्स। एक्स के साथ माइनस है तो कहाँ, बाहर की तरफ, मैथमेटिकल पोर्शन है, आसान है, आपको आना भी चाहिए। आफ्टर दैट क्या बचता है, k इंटू डी टी, मतलब k तो ये रहा, dt का क्या आएगा, t प्लस में कितना आएगा आपके पास, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन मतलब i के इक्वल। तो आई होप ये सब बातें जो हैं वो क्लियर है कि ये हमने क्या किया है, उसका इंटीग्रेशन करके कैलकुलेट किया है। तो अगर हम अब क्या करते हैं, t को 0 पुट करें तो बच्चों a क्या है आपके पास, इनिशियल, मतलब उस समय जो मोल्स थे, जब टाइम क्या था, 0 था, उस समय आपके पास टोटल मोल्स क्या थे, a के इक्वल थे, मतलब a की वैल्यू थी स्टार्टिंग के अंदर। टाइम जब आपके पास कितना था, 0 था, उस समय आपके पास नंबर ऑफ मोल्स कितने थे, a के इक्वल दे रखे थे। तो आई होप इतना क्लियर है कि हम क्या करेंगे, ये करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, कुछ छूट रहा है इसमें, हाँ, कि जब टाइम आपके पास क्या था, 0 था, एट दैट टाइम किसी भी प्रकार का प्रोडक्ट नहीं बना था, क्योंकि टोटल मोल्स कितने थे आपके पास, a के इक्वल दे रखे थे। इसका मतलब x का वैल्यू कितना है, 0 है। तो अगर हम ये पुट करें इसमें तो ये क्या आएगा, नेचुरल लोग a माइनस 0 k इंटू 0 प्लस में कितना आएगा आपके पास, i के इक्वल। ये क्या आएगा, नेचुरल लोग a, किसका वैल्यू आएगा, i का। और अगर हम इस वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो क्या मिलेगा बच्चों, ln ऑफ a माइनस एक्स के टी माइनस ln ऑफ किसके, a के। अब माइनस ln a को मैं इधर लेके आया, क्या हो गया, नेचुरल लोग ऑफ a माइनस का प्लस, माइनस में क्या बचेगा, नेचुरल लोग ऑफ a माइनस एक्स इक्वल किसके आएगा, k इंटू टी के। अगर हम इसको माइनस करते हैं तो ये क्या है, लोग a माइनस लोग b, क्या होता है बच्चों फार्मूला, लोग a अपॉन b, मतलब क्या होगा, लोग a अपॉन a माइनस एक्स। पता है ना इस बात का, लोग a माइनस लोग b क्या होता है, लोग a अपॉन में b के इक्वल। इक्वल किसके आएगा, k इंटू में t के। नेचुरल लोग को अगर हम लोग में कन्वर्ट करें 10 बेस में तो क्या करेंगे, 2.303 इंटू क्या आएगा, लोग अपॉन में क्या आएगा, a अपॉन a माइनस एक्स इक्वल किसके आएगा, k इंटू में t के। और यहीं से अगर मैं k का वैल्यू कैलकुलेट करता हूं तो कितना आएगा, 2.303 लोग a अपॉन a माइनस एक्स अपॉन में क्या आएगा आपके पास, t के इक्वल आएगा। तो ये है रेट इक्वेशन, किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि हाल तो बाकी जो है हम करते हैं हमारी कल की वीडियो के अंदर या शाम जब भी हम करेंगे इसके बारे में, जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में हाफ लाइफ है। आफ्टर दैट इसके ग्राफ्स का फॉर्मेशन करना है हमें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।